देखो, आज की क्लास का मोटिव मैं बता देती हूँ। आज की क्लास का मोटिव यही है कि इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह, हम एक मूवी की तरह जल्दी से फिनिश कर लेंगे कि क्या आउटलाइन है इस पूरी चैप्टर की। ठीक है, अब चैप्टर में शुरुआत कर रही हूँ। चल, सबसे पहले ये पिक्चर दी हुई है। ठीक है, ये पिक्चर फ्रेडरिक सोरो की विजन है। मतलब उनके माइंड में नेशनलिज्म का क्या आइडिया चल रहा था, उसका ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है और पूछा भी जा सकता है। अ फ्रेंच आर्टिस्ट, तो आपने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो ये फ्रेंच आर्टिस्ट ही है। 1848 में इन्होंने एक पिक्चर बनाया, फोर प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम वर्ल्ड। उन्होंने मतलब कि एक ड्रीमी कंट्री, मतलब ऐसी कंट्री जो वो इमेजिन करते हैं वो कैसी लगेगी, उन्होंने एक पेंटिंग में उतार दी। मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो पिक्चर क्या क्या शो करती है? पिक्चर शो करती है द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। लंबी ट्रेन में यूरोपियंस एंड अमेरिकन मार्च करते हुए आ रहे हैं। ऑफरिंग होमेज टू क्या? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये रही, उनको ऑफर करते हुए कि हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट वॉज कैरिड बाय अ फीमेल फिगर इन द हैंड। एनलाइटनमेंट की टॉर्च कौन सी वाली? ये वाली। एनलाइटनमेंट ऑफ टॉर्च की मतलब अब हमें आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम की ओर। ठीक है, नेक्स्ट, एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द ऑर्डर इन द अदर। तो अदर, ये चार्टर ऑफ राइट्स का मतलब क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कि अब हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारे लोग मार्च लगा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर। On the earth, the foreground is shattered with remains of symbols of absolutist institutions. जो कंजर्वेटिव लोग थे, राजा महाराजा के कपड़े, राजा महाराजा की क्राउन, उनकी सारी चीजें जमीन पे कचरे की तरह पड़ी हुई हैं। फ्रॉम द हेवेंस अबव, तो हमने बीच का ग्राउंड देख लिया, जमीन का कचरा देख लिया, अब ऊपर आसमान में क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेन अपॉन द सीन। तो बेसिकली वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जितनी भी क्राइस्ट, गॉड्स, एंजल्स हैं, वो बोल रहे हैं गो गो गो, यू आर डूइंग राइट, तुम सही जगह जा रहे हो। तो बेसिकली वो अपना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, they have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world। कि जो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, वो सही चाह रहे हैं, एंजल्स अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought huge changes in the political and mental world of Europe। एक बार जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की हवा बदल दी थी। ठीक है, हवा बदल दी थी। धीरे धीरे सारी कंट्रीज, सारे रीजन सब ये सोचते थे कि यार हम भी एक नेशन स्टेट बने। तो एक नेशन स्टेट क्या है? हमारा इंडिया भी एक नेशन स्टेट है ना। इंडिया पे कोई राजा या रानी का कोई जोर है या दबाव है कि एक राजा रूल कर रहा है, रानी रूल कर रही? नहीं, सारे सिटीजन्स इक्वल माने जाते हैं इंडिया में। सबको इक्वालिटी दी जाती है, सबको फ्रीडम ऑफ प्रेस दी जाती है, सब इक्वली वोट कर सकते हैं 18 के होने के बाद, सब अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, सारे मिलके, सबका एक कॉमन ट्रेडिशन है, एक कॉमन कल्चर है। हिंदी बोल रही हूँ, दिवाली हो गई, ईद हो गई, होली हो गई, सिख कोई भी फेस्टिवल हो गया, सारे फेस्टिवल्स को एक तरीके से इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। कॉमन कल्चर है इंडिया का, कॉमन ट्रेडिशन है। तो जो जो कॉमन चीजें हैं इंडिया की, वो मिलके हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यार एक गुजराती भी एक इंडियन है, एक महाराष्ट्रियन भी एक इंडियन है, एक केरला का भी इंडियन है, हिमाचल प्रदेश का भी बंदा इंडियन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का भी इंसान इंडियन है। तो हम मिलके हम एक कॉमन आइडेंटिटी होल्ड करते हैं। किसकी आइडेंटिटी? कि हम एक इंडियन है। उसी को क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट। ठीक है, एक आइडिया ऑफ नेशन। इन 1789 नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था 9th क्लास में, तुमने पढ़ा ही होगा, एग्जाम दिए ही होंगे। The political and constitutional changes led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizens। तो आपको पता है ना कि फ्रेंच किस में बदल गया था? पहले फ्रेंच पे किसका रोल था और बाद में फ्रेंच किस में चेंज हुआ? मोनार्की टू रिपब्लिक में, है ना। Various measures and practices were introduced such as ideas of la patrie। जैसे हम बोलते हैं भारत माता, ठीक है, जैसे हम अपनी अपनी इंडिया को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं कि एक मदरलैंड है इंडिया हमारी, है ना। वैसे फ्रेंच सिटीजन्स ने भी क्या बोला कि हमारा जो ये लैंड है, ये एक हमारा फादर लैंड है और इसके हम सब बराबरी से इक्वल सिटीजन्स हैं। हम सब बराबर हैं, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग आया, नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस करा गया। ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर वन। और जो पुराना वाला फ्लैग था उसको हटा के एक इक्वालिटी वाला ट्राई कलर फ्लैग
बनाया गया। तो फ्रांस में बड़े सारे चेंजेस आ रहे थे, सिटीजन सारे अपनी जो राजा रानियों की मोनार्कियल पावर थी वो हटाने में जुट गए थे। वो चाह रहे थे कि नहीं, वोटिंग भी सबको मिलनी चाहिए, हमारा लैंड ये एक होना चाहिए, हम सब एक देश के पार्ट होने चाहिए। तो ये सारी चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे यूरोपियन रीजन मतलब आसपास की दूसरी कंट्रीज में भी स्प्रेड होती गई, फैलती गई। ठीक है। Democracy destroyed in France by Napoleon and the Civil Code of 1804 known as Neapolitan Code did away with all the privileges based on birth. अब ये कौन आए थे, पढ़ा होगा ना, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन थे ये, जिन्होंने हेल्प करी थी सारे लोगों की फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में, लेकिन इनकी कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें खराब थी। अच्छी यही थी कि ये चाहते थे कि सबको इक्वालिटी मिले, अच्छी यही थे कि ये चाहते थे कि कोई भी राजा रानी वाला रूल, मोनार्कियल रूल नहीं होना चाहिए। इन्होंने काफी चीजें हटाने की कोशिश करी। क्या क्या करी, एक तो प्रिविलेजेस जो बर्थ में मिलते हैं कि पैदा होते ही अगर राजा का बेटा पैदा हुआ है तो ये प्रिंस है, इसको सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे, सारी अच्छी चीजें इससे मिलेंगी। और अगर कोई पुअर हाउस होल्ड में पैदा हुआ है तो उसको उतने प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या कहते थे कि प्रिविलेजेस उसके बेसिस ऑफ बर्थ पे नहीं होने चाहिए, उसके टैलेंट पे होने चाहिए, जो वो काम कर सकता है, जितना केपेबल है, जितना सक्षम है, उसके बेसिस पे। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब इक्वल हैं, इक्वल सिटीजन होने चाहिए सब, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी अमीरों के पास ही क्यों होनी चाहिए, सबको मिल बांट के रहना चाहिए। ठीक है। डेमोक्रेसी, ये चीज सेम रिपीट हुई है ना, एक मिनट। डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस बाय नेपोलियन एंड द सिविल कोड, इसका नाम क्या था, जो भी नेपोलियन बोनापार्ट अपने साथ 1804 में लेके आए थे उसको क्या बोला जाता था, सिविल कोड। लेकिन अगर किसी किसी को इसकी बुरी बातें पता हो नेपोलियन की, एक तो इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस बंद कर दिया था, धीरे धीरे ये एक तरीके के डिक्टेटरशिप बनते जा रहे थे। जो नेपोलियन बोनापार्ट है उन्होंने टाइम टू टाइम तो बहुत अच्छा किया कि सबको इक्वालिटी देने की जरूरत समझी, सबको सोचा कि नहीं, जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते हैं वो नहीं होने चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। लेकिन यही इसके साथ साथ ये थोड़े से इतने ज्यादा डिक्टेटर बनने लग गए कि धीरे धीरे उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म कर दी, बहुत सारी चीजें लोगों से छीनने लग गए कि नहीं, पावर सारी नेपोलियन बोनापार्ट चाहते थे कि यूरोपियन रीजन पूरा उनके अंडर आ जाए, तो उसकी वजह से उन्होंने काफी सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स भी चालू कर दिए थे। इसी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे आइडिया ऑफ नेशन स्टेट अब सभी लोगों में फैलने लगा। इस पूरे चैप्टर में हम क्या देखेंगे, जर्मनी का यूनिफिकेशन देखोगे, इटली का यूनिफिकेशन देखोगे, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखोगे, लेकिन उससे पहले यूरोप में किस किस प्रकार के लोग आ रहे थे ये देखेंगे। ठीक है। तो चैप्टर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स क्लियर करेंगे। ठीक है। यूरोप में कौन से थे, एक तो थे कंजर्वेटिव लोग। अभी कंजर्वेटिव लोग कौन से थे, क्या ये लोग वो थे जो सोचते थे कि जैसे पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या वो सोचते थे जो पावर एरिस्टोक्रेटिक क्लास यानी रिच क्लास के पास जो है, नोबल्स के पास है, चर्च के पास है, उनके पास ही रहनी चाहिए और पुअर लोगों को नहीं देनी चाहिए, क्या यही थे कंजर्वेटिव्स, है ना। तो एक तो कंजर्वेटिव्स थे। दूसरे कौन थे, लिबरल्स। लिबरल्स कौन थे, जो ये मानते थे कि नहीं, पावर इक्वली सब में डिवाइड होनी चाहिए, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होने चाहिए, बदलाव आने चाहिए, सबको इक्वालिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बीच बीच में हम रेवोल्यूशनरीज भी देखेंगे। रेवोल्यूशनरीज क्या थे, जब कंजर्वेटिव्स अपना बहुत ज्यादा हक जमा रहे थे तो छुप छुप के कुछ लोग इमर्ज हो रहे थे जो अपनी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म कर रहे थे, जो चाहते थे कि नहीं, बदलाव होना ही पड़ेगा, भले कैसे छुप के करें या नहीं करें। तो रेवोल्यूशनरीज भी आए और उसके साथ साथ एक और क्लास आई थी, किसी को याद है, एक तो थे रिच। तो रिच तो हमारी हो गई बच्चों एरिस्टोक्रेसी, है ना, सबसे अमीर लोग। एक बेचारे पुअर थे। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बनने लग गई, मार्केट्स फैलने लग गए, ट्रेडिंग बढ़ने लग गई, एजुकेशन बढ़ने लग गई, तो कौन सी क्लास इमर्ज हो गई थी, मिडिल क्लास। हुई थी कि नहीं हुई थी, अच्छा मिडिल क्लास में कौन थे, टीचर्स थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, डॉक्टर थे, लॉयर थे। ये बहुत अमीर भी नहीं थे, बहुत गरीब भी नहीं थे, ये कहीं बीच में फंसे हुए थे, जिनको समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें, कि भाई हमें मोनार्की वाले लोगों के साथ भी नहीं जाना है कि सारी पावर कंजर्वेटिव्स के साथ हो, और उनकी सारी चीजें पुअर लोगों के साथ भी मैच नहीं होती थी। तो एक क्लास किसकी इमर्ज हो गई थी, मिडिल क्लास कम्युनिटी। तो मतलब
पूरे यूरोप में अलग अलग पार्टीज थी, मतलब अलग अलग टाइप के लोग थे। कंजर्वेटिव्स चल रहे थे, मिडिल क्लास आ चुके थे, पुअर पीपल तो चल ही रहे थे, लिबरल्स थे और रेवोल्यूशनरीज थे जो छुप छुप के बदलाव चाहते थे। तो मतलब अलग अलग यूरोप, अब जब भी ये टर्म्स आएंगे तो ये समझ जाना कि यूरोप में कोई भी एक सोच वाली पार्टी या एक सोच वाले लोग नहीं थे, अलग अलग सोच के लोग थे, तभी तो इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो रही थी, तभी तो इतनी ज्यादा चीजें चेंज हो रही थी। Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons which whose rulers and their autonomous territories। अब इसको समझो, यूरोप में हर छोटे से छोटे रीजन पे कोई ना कोई राजा का रोल था, कोई ना कोई आर्मी का रोल था, कोई ना कोई पे किसी डिक्टेटर का रोल था। तो कोई भी पर्टिकुलर नेशन या कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं बना हुआ था। अभी तक यूरोप में छोटे छोटे रीजन्स थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, उन स्टेट्स पे अलग अलग राजाओं का, अलग अलग लीडर्स का रोल ही चलता आ रहा था। तो धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिला, द एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट किसकी बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं। तो यूरोप में अभी किसका सबसे ज्यादा रोल था, एरिस्टोक्रेसी क्लास का रोल था, सोशली भी पॉलिटिकली भी, क्योंकि सबसे पावरफुल थे, सबसे ज्यादा लैंड उनके पास था, सबसे ज्यादा पैसा उनके पास था, बड़े बड़े बंगले तो शहर में भी थे, बड़े बड़े बंगले उनके कंट्री साइड पे भी थे। ठीक है, तो सारे वर्कर्स को एक साथ जमा के रखते थे वो। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पेजेंट्री। ठीक है, तो उनके अंडर कम से कम 100, 200, 300 वर्कर काम कर रहे हैं, चाहे तो फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो, खेत हो, घर हो, एज अ नौकर, एज अ फार्म पर्सन, कैसे भी करके ये सारे 2%, 3% एरिस्टोक्राट्स ने किसके ऊपर अपना रोल जमाया हुआ था, पेजेंट क्लास पे रोल जमाया हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई। तो क्या आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब मैं कौन से ईयर्स की बात कर रही हूँ, 1750s के बाद की बात हो रही है। ठीक है, 1750s के बाद की बात है। ऑल राइट, चलो धीरे धीरे नए सोशल ग्रुप्स आने लग गए, वर्किंग क्लास आने लग गई, क्योंकि मैंने बताया ना इंडस्ट्रीज बनेंगी तो मार्केट्स बनेंगे, मार्केट्स बनेंगे तो लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, काम कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो कुछ खरीदने की पावर बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, तो फैमिलीज और एजुकेटेड हो रही है, अपने बच्चों को बाहर भेज रही है पढ़ने के लिए, स्कूल भेज रही है, तो धीरे धीरे नई नई क्लास बन रही है। जो फार्मर्स थे और वो थोड़े से और रिच हो रहे हैं, तो उनकी फैमिलीज आगे बढ़ रही है, तो धीरे धीरे एक नई वर्किंग क्लास आ गई, और वर्किंग क्लास का नाम क्या था, मिडिल क्लास आ गई, मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, मार्केट के ट्रेडर्स, जितने भी बिजनेस क्लास पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे आते थे मिडिल क्लास में। धीरे धीरे क्या हुआ, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को याद रखते चलो। लिबरलिज्म, लिबरल लोग क्या चाहते थे, दूसरी क्लास जो ये थी, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। तो लिबरलिज्म जो था, और लिबरल लोग थे बच्चों, सबसे पहले ये समझो ये किसके ऑपोजिशन में थे, ये ऑपोजिशन में थे कंजर्वेटिव लोगों के। लिबरल लोग क्या चाहते थे कि जो भी राजा का रूल चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए, जो भी ये बर्थ पे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं ये नहीं मिलना चाहिए, सारी प्रॉपर्टी इन रिच के पास ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्रॉबैक क्या होगा, यहां मैं लिख रही हूँ, ड्रॉबैक या फिर डिसएडवांटेज ऑफ लिबरल्स, या फिर लिबरल्स की एक जो खूबी थी जो हमें नहीं पसंद, या लिबरल्स को एक डिमांड थी जो हमें अच्छी नहीं लगती, वो क्या थी, तो वो ये थी कि सबसे पहले लिबरल्स ने विमेन का सपोर्ट नहीं किया। तो क्या आएगा आपका आंसर, नो सपोर्ट टू विमेन। विमेन को बोला कि यार विमेन माइनर में आती हैं, विमेन तो घर का काम करती हैं, तो इनको वोट करने की कैपेसिटी नहीं मिलनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा कि जो भी मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैन विदाउट प्रॉपर्टी, एक वो हो गए। तो ये दो लोगों के अगेंस्ट थे कौन, लिबरल्स। क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि लिबरल्स किन दो क्लास के अगेंस्ट थे, एक तो जो मैन, जो फैमिली मैन है, जिसका प्रॉपर्टी, जिसके पास नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी लेस है। दूसरी औरत, तो औरत, महिलाएं और वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्यों वोट दे रहे हैं भाई, कोई पावर तो है ही नहीं, तो वोट क्यों चाहिए, तुम्हारे वोट की कोई वैल्यू नहीं। तो लिबरल जरूर इस चीज में पीछे रह रहे थे, और ऐसी बहुत सारी क्लासेस इमर्ज होकर आ रही थी जो लिबरल्स के भी अगेंस्ट हो रही थी कि नहीं भाई, औरतों को क्यों नहीं वोट देने देना है, और जो जिसके पास अभी प्रॉपर्टी नहीं है तुम उसको थोड़ी पावर दोगे तो शायद प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो लिबरल्स का अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो रही थी, सेकंड प्रॉब्लम हम ये समझेंगे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, एक तो ये समझ गए आप। दूसरा क्या हो रहा था, यूरोप में एक कंट्री में भी
जो अलग अलग स्टेट्स थे। तो अगेन मैं इंडिया के तरीके से तुम्हें इजीली कहानी समझाती हूँ। इंडिया में मान लो कोई चीज बाहर से आ रही है, तो इंपोर्ट आ रहा है, अब इंडिया में आ गया, अब वो मान लो कोई भी कोस्टल रीजन पे आ गया, या बाहर से ट्रेन से, एरोप्लेन से आ रहा है, शिप से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, ठीक है। अब वो पहुंच गया गुजरात, गुजरात से उसको जाना है इंटरनली एमपी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो क्या वो हर स्टेट में टैक्स भरता हुआ जाएगा? नहीं। बहुत सारे, एक बार वो बाहर से आ गया है, वन टाइम टैक्स पे हो चुका है, तो अब वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली घूम सकता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे क्या चल रहा था यूरोप में, अलग अलग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो टैक्स दो, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में जाना है तो टैक्स दो। तो मतलब कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है तो उसका टैक्स की रेट बहुत ज्यादा थी। टोल टैक्स तो लगता है, बिल्कुल लगता है, टोल टैक्स है गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में चेंज हो गए, लेकिन जो गुड्स आ रहे हैं बहुत सारी चीजों के, अगर वो हर बॉर्डर पे, हर स्टेट एंट्री पर मान लो हर बार इतना 5-5%, 6-6% टैक्स देते हुए चले जाएंगे, और तो जहां तक वो चीज जाएगी तब तक तो उसकी वैल्यू जीरो रह जाएगी, है ना। तो यही टाइम पर यूरोप में यही हो रहा था, एक जगह से, छोटी सी जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हो तो टैक्स भरो। और उसके अलावा करेंसीज बहुत सारी थी। करेंसीज कितनी चल रही थी यूरोप में? 30 टाइप की करेंसी चल रही थी। अब इंडिया में आप एक जगह से दूसरे स्टेट में जाओगे तो क्या अपनी करेंसी बदलोगे कि नहीं, पहले भैया मैं दुकान पे जाके करेंसी बदलता हूँ, उस वाले स्टेट में ना ये वाली करेंसी चलती, तो करेंसी चेंज कराने के ऊपर भी तो पैसे देने पड़ेंगे आपको कुछ ना कुछ। तो लोगों को करेंसी चेंज कराने पे पैसे देने पड़ते थे, टैक्स चेंज कराने पे टैक्स बढ़े जा रहा है। तो सबसे पहले लिबरल लोगों ने क्या करा, लिबरल में सबसे पहले प्रशियन रीजन में लिखा है ना, इन 1834 कस्टम यूनियन, एक यूनियन फॉर्म हुआ। यूनियन का नाम याद रखना है सबको, 1 मार्क्स एमसीक्यू। ज़ोल्वेरीन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। तो प्रशिया रीजन ने इनिशिएटिव लिया, और प्रशिया रीजन के साथ साथ और भी दूसरे जर्मन के जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे वो ज्वाइन हुए। द यूनियन अबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो 30 प्रकार की जो करेंसीज थी उसको रिड्यूस करके 2 तरीके के करेंसीज पे लेके आए थे ये ज़ोल्वेरीन जो यूनियन थी। उसके अलावा जो बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स की, इतना पैसा तो देना ही देना है, 5% 6%, उसको भी खत्म किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंजर्वेटिव लोग क्या कर रहे थे। कंजर्वेटिविज्म के अंदर भी तो अपनी आग चल रही थी भाई, वो थोड़ी ना चुप बैठेंगे कि चलने दो, बदलने दो, नेशन स्टेट बनने दो, हम बैठे चुपचाप, नहीं ना, वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। तब वो क्या कर रहे थे, in 1815 European government were driven by a spirit of conservatism। 1815 में अब जो कंजर्वेटिव लोग थे उनको लगने लग गया डर, उनको लगा कि यार मतलब हवा तो बहुत बदल रही है, लिबरल्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं अपने आप को, तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा। कंजर्वेटिव क्या बिलीव करते थे कि सबसे पहले तो मोनार्की, रूल ऑफ किंग होना ही चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। चर्च के ऊपर जो रूल है, चर्च का रूल है, वो भी होना चाहिए। सोशल हायरार्की कि तुम हमसे नीचे हो वो तो होना ही है, कोई भी बराबर नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी की राइट सारी एरिस्टोक्रेसी और फैमिली के पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बदलनी नहीं चाहिए, जो है वैसी की वैसी प्रिजर्व्ड रहनी चाहिए। A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the aristocratic monarchies of Europe। इस लाइन को समझो। तो जो एरिस्टोक्राट क्लास थी, जो रिच क्लास थी, ये किस में बिलीव करती थी? ये बिलीव करती थी कि हमारे पास एक अच्छी आर्मी हो, स्ट्रॉन्ग, ताकि कोई हमसे लड़ने आए तो हम लड़ सके। हमारे पास एक अच्छा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए जिसमें सारे अमीर क्लास ही रूल्स डिसाइड कर रहे हैं। एक डायनामिक इकोनॉमी होनी चाहिए, सारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम, इस चीजों के साथ वो थोड़ा थोड़ा मिल रहे थे। जो कंजर्वेटिव लोग थे वो थोड़े थोड़े बदलने लगे थे, वो थोड़ा थोड़ा ये सोचने लगे थे कि यार अगर हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारे उठ के हमारे ऊपर ही आएंगे। तो कंजर्वेटिव जो क्लास थी वो अगर 100 थी तो 100 से वो 90 और 80 आने को थोड़ा थोड़ा रेडी हो गई थी। लेकिन अभी भी वो चाहती थी कि रूल देखो मोनार्कियल रूल होना चाहिए, चर्च की पावर कम नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव चलते रहना जरूरी है, और पैसा प्रॉपर्टी सारा हमारे हाथ में होना जरूरी है। तो 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया मेट इन वियना। अब ये मेट इन वियना से पहले एक चीज हुई थी, जिसने ये चैप्टर पढ़ा है उसको पता होगा कि वो क्यों मेट इन वियना, मिले क्यों वियना में। उससे पहले वो किससे लड़ाई करके आए थे? ये जो सारे कंजर्वेटिव क्लास थी इन्होंने किसी से लड़ाई करी थी, और
वो जो लड़ाई थी वो किसके अगेंस्ट थी? तो ये जितने भी चारों स्टेट्स ने हैं ये कंजर्वेटिव लोग थे और उन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ाई करी थी? नेपोलियन। इस बैटल का नाम क्या है? बैटल को क्या बोलते हैं? वाटरलू। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? कौन जीता कौन हारा? क्या नेपोलियन जीता या फिर ये जो चारों कंजर्वेटिव वाले स्टेट्स थे, रीजन थे, ये जीते? तो वियना में ये जीत गए थे। वाटरलू जो बैटल हुआ था अगेंस्ट नेपोलियन। नेपोलियन कौन है? जो भाई जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में मदद करी थी, तो वैसे भी वो तो इनकी बिल्कुल ऑपोजिशन, ऐसे कठोर एनिमी हो गया। तो कठोर एनिमी से लड़ाई करी किसने? ब्रिटेन ने, रशिया ने, प्रशिया ने और ऑस्ट्रिया ने। और उसके बाद वो कहाँ मिले? वियना में मिले और बोला कि चलो अभी यूरोप का सेटलमेंट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रांस में जब रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो एक डायनेस्टी करा करती थी। कौन सी? बर्बन डायनेस्टी। कहानी को इसी तरीके से समझेंगे। बर्बन डायनेस्टी को इन चारों ने वापस बिठा दिया कि चलो अब तुम्हारा काम वापस शुरू। Was restored to power and France lost its territories it had annexed under Napoleon। चलो अपने रीजन वापस करो। पुराना जो तुम्हारा बर्बन डायनेस्टी थी उसको वापस बिठा दो, क्योंकि ये कुछ नहीं चल रहा है जो तुम अपना समझ रहे हो ना, सारे सिटीजन एक साथ है, सब हम बराबर है, कुछ नहीं चलेगा, ये सब बंद करो। द मेजर इश्यूज वर टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट who criticized the new conservative order was the freedom of press। इसी को देखते देखते लिबरल्स वापस आक्रोश में आ गए, वापस गुस्से में आ गए कि भाई ऐसे कैसे चलेगा। तो इस कहानी को अभी यहाँ पर मैं स्टॉप करके एकदम से रिवाइज कर देते हैं। क्या रिवाइज करते हैं? कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन में किसने साथ दिया? नेपोलियन ने दिया। नेपोलियन ने बहुत सारी अच्छी चीजें करी, बहुत सारी बुरी चीजें करी। कुछ बुरी चीजें करने के कारण थोड़े थोड़े लोग अब समझने लगे थे कि यार इतना तो मतलब ये नेपोलियन ज्यादा बन रहा है, डिक्टेटर बन रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। उसी के साथ साथ यूरोप में अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज आ रही थी। कंजर्वेटिव्स तो थे ही सही, लिबरल्स आ रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो मिडिल क्लास भी इमर्ज हो रही थी, मिडिल क्लास भी इमर्ज हो रही थी, तो वो भी अपनी डिमांड्स चाहती थी। उसके बाद जो ये चार कंजर्वेटिव नेशंस थे, कौन से? ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, प्रशिया हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया। इन चारों ने किससे लड़ाई करी? नेपोलियन से, कि भाई ये तो आ रहा है हमारे ऊपर पावर दिखाने, इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो बैटल ऑफ वाटरलू हो गया जिसमें नेपोलियन हार गया। अब हार गया तो उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसकी वजह से फ्रेंच की सारी पावर्स चली गई किनके पास? इन कंजर्वेटिव रीजन्स के पास। यही नहीं, लिबरल क्लास भी इमर्ज हो रही थी। लिबरल क्लास चाहती थी कि यार देखो ऐसा है, सबको बराबरी से ट्रीट करो, सब इक्वल सिटीजन हैं, लेकिन हाँ महिलाओं को और जो पुरुष हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट करना अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ रशिया ने अपने ट्रेड यूनियंस चालू कर दिए थे, क्योंकि लोगों को यूरोपियन रीजन में बड़ी सारी परेशानी आ रही थी कि यार इतना टैक्स देना पड़ रहा है, इतने ज्यादा टाइप की करेंसी है, हर स्टेट में जाओ तो करेंसी बदलो। तो कौन सा यूनियन आया था? यूनियन का मतलब था क्या था? यूनियन का नाम जो प्रशिया के लोगों ने और दूसरे जर्मन स्टेट से मिलकर बनाया था? सॉल्वरीन। ठीक है, चलो आगे अब पढ़ते हैं रेवोल्यूशनरीज की कहानी। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे? इन 1815 सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू रिटेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। रेवोल्यूशनरी किसके अपोज थे? अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स। ऑफ कोर्स सी बात है, कंजर्वेटिव्स के जस्ट अगेंस्ट कौन थे? रेवोल्यूशनरीज। फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो धीरे धीरे जब ये बैटल ऑफ वाटरलू भी खत्म हो गया, कंजर्वेटिव्स अपनी पावर में बहुत ज्यादा राइज करने लग गए थे, तो रेवोल्यूशनरीज भी आगे बढ़ने लगे थे कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, इनकी पावर तो बहुत ज्यादा चल रही है और हमें चाहिए लिबर्टी, हमें बनाना है नेशन स्टेट, हमें चाहिए फ्रीडम। तो इसे चलते चलते वो धीरे धीरे अपनी सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म कर रहे थे। इसी बीच 1 मार्क क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा यहाँ पर। द इटालियन रेवोल्यूशनरी, एक वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशनरी कौन थे? गिसेप्पी मज्जीनी, born in Genoa in 1807, founded 2 more underground societies। सबसे पहली एक अंडरग्राउंड सोसाइटीज कौन सी थी? यंग इटली। तो उन्होंने छुपके से 2 सोसाइटीज फॉर्म करी। फैक्चुअल आंसर है, याद रखना पड़ेगा। कब सबसे पहले कौन है? एक तो इटालियन है, कहाँ बॉर्न हुए हैं? जेनुआ में बॉर्न हुए हैं। कौन है? गिसेप्पी मज्जीनी है। कौन है वो? एक रेवोल्यूशनरी थे और क्या चाहते थे? 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी। सबसे पहली यंग इटली इन मार्सेल्स, सेकेंडली ही फाउंडेड यंग यूरोप इन बर्न। 2 फॉर्म करी थी, दोनों के नाम तुम्हें याद रखने हैं। whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy, German states। जर्मन स्टेट्स क्यों लिखा रहा है? क्योंकि आज जो आप जर्मनी कंट्री देखते हो वो पहले एक जर्मनी कंट्री नहीं थी।
जर्मनी में अलग 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 रीजन्स थे जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे, सारे रीजन जर्मन भाषा बोलते थे और इसलिए उनको जर्मन स्टेट्स बोला जा रहा है। अभी ये जर्मनी बना नहीं है ना, इसलिए इसका नाम रखा, हर बार आपको जर्मन स्टेट्स सुनाई दे रहा है, ठीक है। In July 1830, Bourbon kings were overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy. देखो अब ये पुरानी वाली कंजर्वेटिव वाली कहानी में आ जाओ, इन्होंने किसने कंजर्वेटिव्स ने लड़ाई करके किसको बिठा दिया था, बर्बन डायनेस्टी को वापस फ्रांस में बिठा दिया था कि नहीं बिठा दिया था। अब कहानी को जोड़ो, बिठा दिया था तो किसने उठा दिया उनको वापस आके उठा दिया किसने, लिबरल्स ने। तो अभी कहानी को ऐसे समझना है कि जिसने बिठाया था सारे कंजर्वेटिव्स ने मिलके बर्बन डायनेस्टी को, आके सारे लिबरल्स ने उन्हें उठा के हटा दिया और किसको रख लिया, एक लुई फिलिपी को अपना हेड बना दिया और क्या लॉन्च कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लॉन्च करी। अब आप सोचोगे कि मैम मोनार्की तो पहले भी थी, वापस मोनार्की लॉन्च कर दी, तो आगे वर्ड देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि राजा का राज यानी लुई फिलिप का राज तो अभी भी है, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और फ्रांस में आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब अब थोड़े से कायदे कानून हो जाएंगे, थोड़ी सी तुम्हारी पावर भी लिमिट हो जाएगी तुम राजा की, और बदलाव भी हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम बदलाव नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बदलाव करवा दिया गया, बर्बन किंग्स को हटा दिया गया। फिर आया जुलाई रेवोल्यूशन। The July Revolution marked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. ये कहानी थी फ्रांस की। इसको फ्रांस को देखते देखते यूरोपियन के दूसरे स्टेट्स ने बोला ऐसे कैसे, हम भी अलग होंगे, हमें भी फ्रीडम चाहिए। तो उसी में से जो नीदरलैंड्स के अंदर पहले किसका रोल था, बेल्जियम उसका पार्ट था। बेल्जियम ने बोला कि भाई मुझे भी अलग होना है, तो बेल्जियम में भी बहुत सारी लड़ाइयां हुई और बेल्जियम भी फाइनली कब अलग हो गया, जुलाई रेवोल्यूशन कहा जाता है। जुलाई रेवोल्यूशन में बेल्जियम भी अलग हो गया किससे, नेदरलैंड से। तो जब तुम क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो जब तुम लिख रहे हो कि लिबरल्स के साथ साथ ये वाटरलू की लड़ाई के बाद क्या क्या बदलाव आ रहे थे, तो बदलाव तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने तरीके के आ रहे थे। पहले तो बात ये आई थी कि लिबरल्स ने बर्बन किंग्स को हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ले आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाके लुई फिलिप को हेड बना दिया। उसके अलावा बेल्जियम ने भी लड़ाई लड़ी, बेल्जियम ने लड़ाई लड़ी किसके, पहले वो किसके अंडर था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के अंडर था, तो उन्होंने भी अपने आप को लड़ाई करके इंडिपेंडेंस घोषित किया। 1821 में ग्रीक ने भी अपनी इंडिपेंडेंस ले ली थी। तो 3 तरीके के इंडिपेंडेंस लेने के लिए पूरे मतलब यूरोप में हर अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरीके की लड़ाइयां चल रही थी और उसी में इमर्ज हुआ था एक रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो अब तक हमने किस तरीके के लोग देख लिए, अब तक हमने देख लिए कंजर्वेटिव्स, हमने देख लिए लिबरल्स, हमने देख लिए रेवोल्यूशनरी जो सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे हैं, और हमने और कौन देखे, मिडिल क्लास देख ली हमने, है ना। अब नेक्स्ट ये 4 तरीके तो हमने देख लिए। एरिस्टोक्रेसी क्लास अब कंजर्वेटिव्स में आता है, लिबरल में सारे लोग आते हैं जो भी बदलाव चाह रहे थे, रेवोल्यूशनरी जो छुप छुप के रेवोल्यूशन करने के लिए अपनी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म कर रहे थे, उसके अलावा हमने देख ली मिडिल क्लास, ठीक है। ये 4 क्लासेस देख ली। अब एक चौथी तरीके की क्लास आ रही थी जो बिलीव करती थी कि यार हमें लड़ाई जो लड़नी है ना, हम अपनी आवाज से, हम अपनी कहानियों से, हम अपनी पिक्चर से, हम अपनी ड्राइंग से, हम हमारी पेंटिंग से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, मतलब इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट पोएट्री हो गई, स्टोरीज हो गई, गाने गाना, म्यूजिक करना, एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो जब मान लो जब हमारा इंडिया आजाद हो रहा था, तो आपको उस टाइम कितने सारे म्यूजिक जो आज अगर आप कभी गूगल करो तो आपको मिलेंगे, जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स गाने गाते थे, अपना प्रोटेस्ट दिखाते थे। तो ये सारी जो कल्चरल भावनाएं के फॉर्म में अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, अपने नेशन को वापस लाना है, एक कंट्री बनानी है, तो उनका आइडियाज को बोलते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो ये पूरी आएगी, एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर, रोमांटिसिज्म क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। नेशनलिस्ट भावनाएं लाने के लिए कल्चर को, कि कल्चर थ्रू पोइट्री, कल्चर थ्रू म्यूजिक, कल्चर थ्रू स्टोरीज, कल्चर थ्रू पेंटिंग्स, इसके जरिए अगर आप अपनी भावनाएं दिखाते हो, शो करते हो, उस आइडिया को रोमांटिसिज्म कहते हैं। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द
nationalist sentiments. Russian language was imposed, इसी का एग्जाम्पल देखेंगे. रशियन लैंग्वेज कहाँ imposed हो गई थी? Russian language was imposed everywhere in the 1831 and armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. तो ये रशियन लैंग्वेज एक रीजन पे जबरदस्ती डाली गई थी. क्या किसी को वो रीजन पता है? कौन से रीजन को रशिया ने अपना जोर कर लिया था? पोलैंड. रशिया ने, यही रोमांटिसिज्म का एग्जाम्पल अगर आएगा तो यही लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल रशिया डिसाइडेड टू टेक ओवर पोलैंड, क्योंकि पोलैंड में कौन से लोग क्या लैंग्वेज चलती है? पॉलिश. ठीक है, वहां के लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं. अब रशियंस ने अपना जोर जमा के वहां की लैंग्वेज बंद कर दी. वहां की बोला कि अब तुम्हारी ना तो लैंग्वेज चलेगी, ना तुम अपने कल्चर को फॉलो करोगे, ना कुछ करोगे, लैंग्वेज रशियन ही चलेगी, रशियन लैंग्वेज ही बोलनी है तो बात करो. ठीक है, लेकिन वहां के लोगों ने अपना विरोध कैसे दिखाया, अपना प्रोटेस्ट कैसे दिखाया? पॉलिश लैंग्वेज ही यूज करी, पॉलिश लैंग्वेज में ही गाने यूज करे, पॉलिश लैंग्वेज में ही स्टोरीज करी, पॉलिश लैंग्वेज में ही लिखा, पॉलिश लैंग्वेज में ही सारा अपना उन्होंने वो विरोध दिखाया कि नहीं, हम तुम्हारे अंडर, तुम हमें फिजिकली रूल कर सकते हो, तुम हमारे ऊपर आगे बैठ गए हो, हमारे को अंदर अपने रूल में ले रहे हो, लेकिन तुम हमारी जो आवाज है, हमारी लैंग्वेज है, उसको नहीं छीन सकते हो. तो वही आइडिया है इसका, रोमांटिसिज्म का, यही एग्जाम्पल है. हालांकि बाद में रशियन आर्मी ने आकर काफी सारे लोगों की इधर जान भी गई थी, काफी सारा जबरदस्ती उनको अटैक भी करा गया था, आर्मी भी आ गई थी, उनके ऊपर अटैक हो चुका था, लेकिन फिर भी इससे क्या दर्शाता है ये चीज कि पॉलिश लोगों ने अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ा. ठीक है, अब बात करते हैं 1830 से 1848 यूरोप की क्या हालत चल रही थी. तो सबसे पहले यूरोप एक इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हार्डशिप फेस कर रहा था. आज जो आप इतना वेल्दी यूरोप को, इतना अच्छा अमीर रिच रीजन देखते हो, पहले ऐसा नहीं था. ठीक है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन इंक्रीज होना एक सबसे बड़ा फैक्टर था, क्योंकि जगह इतनी सी है और लोग इतने सारे हो रहे हैं, तो खाना कहाँ से आएगा, लैंड किसको मिलेगी, घर किसको मिलेगा, जॉब किसको मिलेगी. द राइज इन फूड प्राइसेस ओवर ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट. ऊपर से हो गया बैड हार्वेस्ट, रेनफॉल हो नहीं रही है, ड्रॉट हो रहे हैं, ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो फ्लड आ रहा है. तो पूरी जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी स्टेबल नहीं थी यूरोप में. इन टाउन एंड कंट्री इन 1848 फूड शॉर्टेज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. जैसे मैंने बताया, इतनी पॉपुलेशन है, 10 लोग हैं, जॉब्स हैं 4, तो कहाँ जाएंगे बाकी के 6 लोग? ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन रोड्स. अब क्या हुआ? 1848 में रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे. तो अब आता है मिडिल क्लास की भी कहानी. कंजर्वेटिव्स का भी हमने देखा, रेवोल्यूशनरीज का भी देखा, लिबरल्स का भी देखा, रोमांटिसिज्म फॉलो करने वालों का भी देखा. अब मिडिल क्लास क्या कर रही थी? इन्होंने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, स्पेशली जब ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज बढ़ रही थी, तो ये मेजर किसको अफेक्ट कर रही थी? सबसे ज्यादा मिडिल क्लास का अफेक्ट कर रही थी. तो अभी वो भी शुरू हो गए थे. Men and women of the liberal middle class demanded creation of nation state or parliamentary principles of constitution, freedom of the press and freedom of association. तो ये सब एजुकेटेड क्लास थी. अब एजुकेटेड क्लास थी तो वो एजुकेटेड वाली सारी चीजें मांगती थी. वो मांगती थी कॉन्स्टिट्यूशन हो भाई, एक पार्लियामेंट होना चाहिए जिसमें जो लोग जा रहे हैं वो हम वोट करके भेजे, एक फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए भाई, जो बोलना चाहते हो प्रेस तो होनी चाहिए, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो हम चाहते हैं वो हम अपनी दिल की बात रख सकें, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कि हम अपनी मर्जी के ग्रुप्स बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट, छोटा आंसर आएगा अगर सिर्फ यही लिखना है तो, व्हाट वर द डिमांड्स of the middle classes during, कौन से ईयर की बात कर रही हूं? 1848. ठीक है, लिख लो. what were the demands that were what were the demands of the liberals during 1848. तो क्या क्या डिमांड्स थी? सबसे पहले वो चाहते थे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए. पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में क्या क्या मेन है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए भाई, रिटन रूल्स होने चाहिए, सब इक्वल है, सब बराबर है, ऐसा देश है वैसा देश है, क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. दूसरा, सबको अपनी वॉइस रखने की फ्रीडम होनी चाहिए, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस. तीसरा, अपनी मर्जी के ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ग्रुप्स, अपनी मर्जी के यूनियन, अपनी मर्जी के एसोसिएशन फॉर्म करने की हमें आजादी मिलनी चाहिए. तो ये तीनों चीजें हैं जो लिबरल्स मांग रहे थे 1848 के अराउंड.
a large number of political associations came together in Frankfurt to vote for an all German National Assembly. वो चाहते थे कि हमारे एक नेशनल असेंबली फॉर्म होए जहां पे हम सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जहां पे हम सारा डिसाइड करें कि ये अब एक देश है, यहाँ सब बराबर हैं, ऐसा ही चलने वाला है। ऑन 18 मई 1848 अब क्या हुआ, ये सारे लोगों की कहानी सुनेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर कहानी वापस रिपीट करेंगे। 831 elective representatives marched to take their place in Frankfurt. Parliament convened in the Church of St. Paul. One mark question. अब जितने भी ये लिबरल लोग थे और जितने भी ये मिडिल क्लास लोग थे बच्चों, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया, ये सारा रूल वूल बना लिया, सब चीजें डिसाइड कर ली। अब बोला अब जाएगा, अब जाने को जगह नहीं है, तो इन्होंने जगह देखी कौन सी, सेंट पॉल चर्च देखा, बोला चल यहाँ अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म करेंगे। तो वहां गए, वहां पे उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म कर ली। अब उन्होंने बोला कि यार अब हम चाहते हैं कि ये जो कंजर्वेटिव्स की, राजाओं की मोनार्कियल पावर है, इसको करेंगे खत्म, लेके आएंगे पार्लियामेंट्री रूल। तो ये सारे जो लोग थे, अच्छा इन लोगों में किसका सपोर्ट नहीं था, पुअर लोगों का सपोर्ट ज्यादा नहीं था, ठीक है, ये याद रखना। कि जितने भी मिडिल क्लास कम्युनिटी थी, क्योंकि इनकी जो बातें थी, इनके जो ये जो अपने गोल्स थे इनके, ये मैच नहीं कर रहे थे पुअर लोगों के साथ। ये चाहते थे कि एजुकेशन अच्छा हो, ये चाहते थे कि एम्प्लॉयमेंट हो, ये चाहते थे कि यार मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये हो। हालांकि पुअर पीपल उस टाइम किसी और चीजों से जूझ रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि यार इनसे हमारी चीजें ज्यादा मैच नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपना पहले दिखाया था इनको सपोर्ट, लेकिन उसके बाद ये हो गए थे अलग अलग, ठीक है। अब जो ये लोग थे, ये सारे अपना चर्च ऑफ सेंट पॉल में बनाने गए अपना पार्लियामेंट्री। अब फिर वो कहाँ गए, वो ये सारी चीजें लेके गए। पहले तो ये पढ़ते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड फॉर जर्मन नेशन वाज हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। अब उन्होंने इसको लेके वो किसी के पास गए थे, किसके पास गए थे वो गए फ्रेडरिक विलियम फोर, किंग ऑफ प्रशिया। अब वो ये सारी चीजें, सारी जो रूल्स थी, अपनी बातें थी, जाके किसके पास दे के आए, एक राजा के पास दे के आए। तो तुम्हें क्या लगता है, कोई भी किंग, कोई भी मोनार्की पावर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा कि यार ठीक है तुम आए हो कि हमें हटा दो, और तुम आए हो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, और तुम आए हो फ्रीडम ऑफ प्रेस में, तो मतलब कोई भी अपने ऊपर अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा कि यार ठीक है तुम आ गए हो मांगने, हम तुम्हें दे देते। उनको आर्मी के द्वारा भगा दिया गया बहुत बुरी तरह, कि नहीं ये क्या लेकर आ गए हो, वापस जाओ, नहीं चाहिए। तो ये क्राउन को ये सारे 831 रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे थे कहां पर, फ्रेडरिक विलियम फोर, किंग ऑफ रशिया के पास पहुंचे। उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने दूसरे मोनार्क, आसपास के दूसरे स्टेट्स के साथ मिलकर अपनी पूरी ये जो इलेक्टेड असेंबली वाला कॉन्सेप्ट था, इसके अगेंस्ट चले गए। लेकिन इसी के साथ साथ धीरे धीरे इनके माइंड में, जो ये राजा थे, इनके माइंड में ये आ रहा था कि यार अभी तो हो सकता है हमने इनको भगा दिया है, कल को ये ज्यादा नंबर में आ गए, कब तक चुप बैठेंगे भाई, कभी ना कभी तो ये और बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि ये तो अब चुप नहीं होने वाले हैं। और ये सारे मोनार्क्स और राजा को धीरे धीरे समझ आने लग गया था। मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लिबरल मूवमेंट। इसके बाद सारे लोग जमीन पर, रोड पे आ गए प्रोटेस्ट करने। इनफैक्ट वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इसके टाइम पर बहुत देखा गया। विमेन ने अपने अपने एसोसिएशन और पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म करना शुरू हो गए, अपने खुद के न्यूज़पेपर बना लिए, डेमोन्स्ट्रेशंस का पार्ट लेने लग गई, बट दे वर स्टिल डिनाइड सफरेज ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। पर फिर भी इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी उनको राइट टू वोट अभी भी नहीं मिल पाया था। और उसी तरफ ये जो प्रशिया का राजा है, दूसरे राजा हैं, इनको डर लगने लग गया था कि यार अभी हमने इनको भगा दिया है डांट के, अभी हमने इसकी जो इनकी डिमांड्स है वो मना कर दिए, बाद में और बड़ी जनता लेके आ गए तो ये तो प्रेशर करेंगे, और प्रेशर करेंगे तो फिर क्या होगा। उसके बाद ये हुआ कि ईयर आफ्टर 1848 के बहुत सालों, कुछ सालों बाद, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes। तो धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया ना कि राजाओं को थोड़ा सा डर लगने लग गया था कि यार कब तक ये डर पाएंगे, या कब तक हम इनको रोक पाएंगे, कभी ना कभी तो यहाँ आएंगे। तो धीरे धीरे मोनार्क ने खुद थोड़े थोड़े चेंजेस शुरू कर दिए यूरोपियन रीजन्स में, चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप। तो यूरोपियन का वेस्टर्न पार्ट में तो चेंजेस आ चुके थे, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कर दिया। द सर्वडॉम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। तो ये सर्वडॉम और बॉन्डेड लेबर क्या है, बंधुआ मजदूरी। क्या होता है सर्वडॉम एंड बॉन्डेड लेबर, स्लेवरी हो गया, जबरदस्ती एक सर्व बनाकर आपको पूरे दिन काम करवाना, बैड लिविंग कंडीशंस, पूरे पूरे दिन काम करा के अप्रोप्रिएट वेजेस भी नहीं देना।
अब बात करेंगे कि जर्मनी कैसे बना, इटली कैसे बना, ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ। ठीक है, चलो। Nationalism in Europe moved away from 1848 and Germany and Italy came to be unified as nation states. तो दो नेशन स्टेट्स बने यूरोप में, सबसे पहले एक जर्मनी बना, फिर इटली बना। प्रशिया took over the leadership of the movement for national unification. अब जर्मनी का पहले देखते हैं, ठीक है। जर्मनी का आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क, 1 मार्क क्वेश्चन, जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करवाया। कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी, और उनकी ब्यूरोक्रेसी यानी उनकी गवर्नमेंट और उनकी आर्मी के साथ। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग, कौन थे प्रशियन किंग? विलियम वन, was proclaimed the German emperor. An assembly was held to proclaim the new German empire. एक फॉर्मल असेंबली बनी। फॉर्मल असेंबली के बाद जर्मन एम्पायर के ऊपर किसका रोल आ गया था? विलियम वन का। The process of nation building demonstrated the dominance of Prussian state power. The currency, banking, legal, judicial system in Germany was modernized. अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों बनाया नेशन स्टेट, तो सबसे पहले ये समझो कि सबसे पहले उस टाइम पे तो प्रशिया जो रीजन था वो सबसे बहुत पावरफुल था, सबसे इंपॉर्टेंट था, तो सारी पावर सबसे पहले उसके हाथ में थी। जैसी एक आइडिया ऑफ नेशन बना तो एक तो कॉमन कल्चर आ गया पूरे ऑल ओवर जर्मन स्टेट में, जो जर्मन जितने भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट थे वहां पे आ गया एक कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर के साथ एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज के साथ कॉमन ट्रेडिशन, उसके साथ साथ प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम की पूरे जितने भी स्टेट्स हैं उसमें एक तरीके का बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, एक तरीके के लीगल रूल्स होने चाहिए, एक ही तरीके के कोर्ट्स और जुडिशरी होनी चाहिए। ये नहीं कि वहां पर तो 4 साल की सजा है, यहाँ पर 2 साल की सजा है, किसी और पे 1 दिन की सजा है, तो जुडिशियल सिस्टम प्रॉपर बनना चाहिए। तभी ये सब चीजें जब सब एक समान होने लगेंगी तो जाके आप बनते हो एक नेशन। इंडिया में आप अगर एक स्टेट में कोई क्राइम करते हो तो एक स्टेट में उसकी सजा कम, दूसरे में ज्यादा है, दूसरे में ज्यादा, और दूसरे में कम, एक में ज्यादा, ऐसे हो जाता है, नहीं ना। ऑल ओवर इंडिया में एक ही तरीके का जुडिशियल सिस्टम चलता है ना, तो ये सब एक जैसी चीजें होने लगती हैं तो बनता है नेशन। ठीक है। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। पहले इटली कितने पार्ट्स में थी? 7 पार्ट्स में थी। ठीक है, अब हमें एक इटली दिखती है। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी एंड अमंग द 7 स्टेट्स सबसे इंपॉर्टेंट वाली कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल सार्डिनिया पीडमोंट was ruled by an Italian princely house। जो 7 स्टेट्स थे इटली के, 7 स्टेट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट वाला सार्डिनिया। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इटली। ठीक है, ऑल द रीजन्स वर डोमिनेटेड बाय डिफरेंट किंग्स। सारे स्टेट्स पे, अलग अलग स्टेट्स पे अपना अपना चल रहा था। अब वही वाली बात है ना, मैंने बताया 7 है, ये 7 स्टेट्स हैं, ये तो बाद में एक इटली बने हैं। पहले ये सब इटालियन स्पीकिंग वाले एक एक राज्य थे, पास रीजन थे। ठीक है, किसी को नहीं पता था, सबको लगता था हम एक कंट्री, हम एक कंट्री है। तो बाद में ये सब एकजुट होकर एक कंट्री बने। कौन सी कंट्री? इटली। ऑल द रीजन वर डोमिनेटेड बाय डिफरेंट किंग्स। इन 1830s गिसेप्पी मज्जीनी फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी। आ गया ना रेवोल्यूशनरी वाली बात। तो इसी टाइम पर जो गिसेप्पी मज्जीनी थी उन्होंने क्या बनाया था? यंग इटली करके सोसाइटी बनाई थी, और यंग इटली करके सोसाइटी के बाद द मूवमेंट वाज लेड बाय चीफ मिनिस्टर कैवियोर। अब अगर पूछेंगे जर्मनी को किसने करा था, जर्मनी के ऊपर किसने, कौन थे जर्मनी के आर्किटेक्ट? ऑटो वॉन बिस्मार्क। और अगर आपसे इटली का पूछेगा कि इटली के कौन थे, तो कैवियर थे। ठीक है। इन 1859 सार्डिनिया पीडमोंट डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस। उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई करके पूरी जीत हासिल करी और इटली का यूनिफिकेशन धीरे धीरे हो गया। क्योंकि इटली 3 तरीकों में थी, साउथ इटली थी, सेंट्रल रीजन था, तो सबसे निपटना जरूरी था ना। सबसे जो पावरफुल है, अगर वो सारे इटली के बाकी 6 वाले स्टेट्स को मतलब बीच में तो पोप का, सेंट्रल में तो पोप का भी था रूल, तो पोप तो पहले, सेंट्रल नहीं नॉर्दर्न में, पोप तो पहले ही भाग गया। पोप को पहले डर लग गया कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रियन रीजन में उन्होंने पहले लड़ाई कर ली थी। तो इटालियन स्टेट जो बचे हुए थे, जो बाकी के 6 बचे हुए थे, उनसे जब तक उनको लड़ाई करके, उनको बैटल में हरा के जब तक उनको आउट नहीं करोगे, तुम इटली को यूनिफाई कैसे करोगे, है ना। तो इटली को यूनिफाई करने के लिए इन 1860 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ
लोकल पेजेंट। साउथ इटली में भी जो वहां के आम जनता थी उन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है हमें चाहिए इटली का यूनिफिकेशन, तो उन्होंने मिलकर सार्डिनिया प्यूमॉन्ट के साथ जितने भी साउथ इटली के जो भी कंट्रीज थी, एरिया थे, रीजन्स थे, स्टेट्स थे, उनको हरा दिया। इन 1861 विक्टर इमानुएल II वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ इटली, और विक्टर इमानुएल II बन गए कहाँ के? इटली के। पूरे 7 राज्यों का जो एक नेशन स्टेट बना इटली, उसके लीडर, उसके किंग विक्टर इमानुएल II। अब केस ऑफ ब्रिटेन वाज डिफरेंट। क्यों स्ट्रेंज केस ऑफ डिफरेंट माना जाता है? सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन वाज द मॉडल ऑफ द नेशन एंड प्रायर टू द 18th सेंचुरी देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन। आज जो आप देखते हो ना ग्रेट ब्रिटेन, यूके, ऐसा कुछ था नहीं। ब्रिटेन ने पहले तो स्कॉटलैंड को अच्छी खासी बातों में फुसला के, अच्छी अच्छी बातें करके कि नहीं हम तो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ऐसे करते करते क्या करा, पहले तो ब्रिटेन ने अपनी पावर में ले लिया स्कॉटलैंड को, उसके बाद उनके साथ कर दिया धोखाधड़ी। सबसे पहले क्या होता है? द नेशन बिकेम पावरफुल एज इट स्टेडीली ग्रू वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। तो ब्रिटिशर्स सिर्फ उधर ही थोड़ी ना अपने यूरोपियन रीजन में जोर अपना दिखा रहे थे, और ब्रिटिशर्स किधर अपना जोर दिखा रहे थे? भाई हमारा देश को भूल गए तुम? 1800s और 1900 में इंडिया पे भी तो जोर जमा रखा था ब्रिटिश ने। भाई यूरोप में अलग अपनी कहानी चल रही है, तो इंडिया थोड़ी ना साइड में बैठा है कि अभी हमारी बारी बाद में आएगी। उस टाइम इंडिया में भी तो यही काम चल रहा है कि ब्रिटिशर्स वहां से अपनी जोर जबरदस्ती इंडिया के देश, इंडिया के स्टेट्स पे कर रहा है, और इंडिया भी तो अपनी अलग अपनी पर्सनल लड़ाई में चल रही थी ब्रिटिशर्स के साथ, है ना? तो नेशन वैसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। धीरे धीरे एक्ट ऑफ यूनियन के टाइम पर इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने अंदर हासिल कर लिया था, और फॉर्मेशन किसकी हो गई थी? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड नाम देखो कैसा लग रहा है कि स्कॉटलैंड के साथ हम यूनाइट हो गए हैं, एक हो गए हैं। इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस इन स्कॉटलैंड। लेकिन जब सरकार फॉर्म हो रही थी, गवर्नमेंट पार्टीज फॉर्म हो रही थी, दूसरे काम हो रहे थे, तो स्कॉटलैंड के कुछ भी लोग इन्वॉल्व नहीं थे। गवर्नमेंट भी पूरी पूरी जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास थी उन्होंने करी थी। जो स्कॉटलैंड में जो लोग थे, स्कॉटलैंड के जो खुद का रीजन था, वहां के जो कल्चर था, वहां के जो लोग थे, वहां के जो ट्रेडिशन था, उनमें से किसी भी लोगों को ना तो गवर्नमेंट में प्लेस मिली, ना जो प्रॉमिस किया गया था वो मिला। ठीक है, बस इंग्लैंड ने अपना रोल पूरा उनके ऊपर डाल दिया। इन 1801 आयरलैंड को भी फिर यूनाइटेड किंगडम ने ले लिया। तो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने पहले किसको लिया? स्कॉटलैंड को लिया। स्कॉटलैंड को लेते ही वो क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। उसके बाद ब्रिटेन ने और किसको लिया? आयरलैंड को भी अपने अंडर ले लिया। और फिर क्या बनाया? द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड। तो कहां गए बेचारे स्कॉटलैंड के लोग, और कहां गए बेचारे आयरलैंड के लोग? ना तो उनसे फ्लैग में पूछा गया, ना तो उनसे एंथम में पूछा गया, ना ही उनसे इंग्लिश लैंग्वेज, भाई तुम्हारी क्या लैंग्वेज है, आयरिश बोलते हो तो आयरिश की बात करी गई नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही सपोर्ट करी गई। इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में भी तो उसी टाइम इसलिए फैल रही थी, समझ रहे हो? इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी आर्टिस्ट ने धीरे धीरे क्या करने लग गया? नेशंस को पर्सन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लग गए। जैसे इंडिया को भी हम भारत माता, फीमेल फिगर्स अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इटली को, जर्मनी को भी सारे लोग अपने अपने नेशन को फीमेल एज अ पर्सन एड्रेस करने लग गए। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन फीमेल फिगर्स पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। लिबर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज रेड कैप, रेड कैप को क्या बोलते थे? लिबर्टी का आइडिया देते थे। और द ब्रोकन चेन, जाके हमने अपनी जो ये हमारे को जो चेन में बांध रखा है उसे हमने तोड़ दिया और जीत हासिल कर ली। जस्टिस, अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल। तो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स आने लग गए, डिफरेंट डिफरेंट विमेन फिगर्स के नाम पे अपने देश को एड्रेस करने लग गए धीरे धीरे, जैसे वो नेशन स्टेट बनते गए। Nationalism no longer retained after the last quarter of the 19th century. धीरे धीरे एक बल्कन रीजन की भी हमारी कहानी रह गई है। बल्कन रीजन क्या रीजन है? बल्कन रीजन उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इसलिए माना जाता था क्योंकि एक तो पावरफुल था, वहां की जो प्रोडक्शन थी, वहां का जो एरिया था वो अपने आप में काफी ज्यादा वेल्दी माना जाता था। तो बल्कन्स के ऊपर किसका रोल था? ऑटोमैन एम्पायर का। लेकिन धीरे धीरे ऑटोमैन एम्पायर का जोर हो गया था बल्कन रीजन पे से कम। ठीक है, अब क्या होने लग गया? आफ्टर 1871 द मोस्ट टेंशन्ड एरिया वाज कॉल्ड बल्कन। उस रीजन में कौन से अलग अलग स्टेट्स आते हैं?
रोमानिया आता था, बल्गेरिया आता था, अल्बेनिया आता था, ग्रीस आता था, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, 2-3 याद रखोगे काफी है, एक्सेट्रा लिख सकते हो, डरना नहीं है। बॉस्निया आ गया, स्लोवेनिया आ गया, सर्बिया आ गया, मॉन्टेनेग्रो आ गया। ऑटोमन एम्पायर ने पहले रूल जमा रखा था बल्कन रीजन पे एंड ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर अपनी इंटरनल राइवलरी की वजह से, अपनी अलग अलग इश्यूज की वजह से इतनी जोर नहीं जमा पा रहा था। उस टाइम पे बल्कन रीजन्स के लोग हो गए और एक्टिव और पावरफुल, और उन्होंने शुरू कर दिए वेरियस कॉन्फ्लिक्ट, बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। सब अपनी लड़ाई शुरू करने लग गए थे, सब अपनी तरीके से और जोर जबरदस्ती की, भाई हमें अभी इंडिपेंडेंस चाहिए, हम काय को ऑटोमन एम्पायर के अंदर दबे रहे, हमें क्यों, और हमें क्यों ही झेलना पड़ रहा है इनका, हम तो इंडिपेंडेंट होंगे। तो जो ये जितने भी हमने बल्कन स्टेट्स देखे, ये अपने आप में लड़ाई कर रहे थे कि तू हमारे ऊपर रूल नहीं करेगा, हम तेरे पे रूल नहीं करेंगे, हम अपने अपने इंडिपेंडेंस लेंगे। इसी के साथ साथ जो दूसरे यूरोपियन नेशंस थे आसपास के, वो भी लालच में आ गए थे कि यार बाल्कन रीजन बड़ा वेल्दी रीजन लग रहा है, अगर हम इस पे अपना जोर डाल लें तो शायद बात बन जाए। तो क्या करना चाहिए, मतलब आप सोच रहे हो एक पूरा बाल्कन रीजन है, इसके अंदर के लोग खुद से लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, बाहर के जो दूसरे यूरोपियन नेशंस हैं वो भी लड़ाई करना चाहते हैं कि हमें बल्कन मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। So during this period, intense rivalry built among the European powers and over trade and colonies as well, over naval and military might, which led to a series of wars in the region. And finally, इसके बाद तो आ ही गया था 1914 में हमारा वर्ल्ड वॉर 1। तो मैंने जैसे बताया कि खुद में तो लड़ ही रहे हैं, खुद में मिलिट्री फाइट, नेवल फाइट सारी चल रही है, बाहर की जो यूरोपियन पावर्स हैं वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे हाथ में ये रीजन आ गया तो हम और पावरफुल और बड़े और एक्सपैंड कर सकते हैं खुद को। लेकिन धीरे धीरे इतनी लड़ाइयां चल ही रही थी तो आ ही गया था हमारा वर्ल्ड वॉर 1। और वर्ल्ड वॉर 1 तो वैसे ही आपको पता है कि इंडिया के लिए भी कितना बुरा साबित हुआ था। नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने देखा ही है। इन 1914 यूरोप वॉज डिजास्टर्ड बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म। और धीरे धीरे इंपीरियलिज्म की भावना क्या होती है कि जब भी बिग पावरफुल नेशन, कोई एक पावरफुल नेशन छोटे कम लेस पावरफुल नेशन पे अपना इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली किसी भी तरीके से जब जोर जमा लेता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने किसको इंपीरियलाइज कर दिया था, अपना इंपीरियलिज्म किस पे जमाया था, हमारे इंडिया पे। तो धीरे धीरे इंपीरियलिज्म की, नेशनलिज्म की भावना यहाँ खत्म हुई, नेशन स्टेट्स एक जगह बने और धीरे 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 वो चले गए अपनी दूसरी कंट्रीज पे अपना हक जमाने। भैया पहले खुद ही छोटे छोटे टुकड़ों में थे, खुद एक नेशन तो बन नहीं पा रहे थे, अब जब एक नेशन बन गए तो इतने पावरफुल हो गए और इतनी ज्यादा शक्ति आ गई कि अब हम दूसरों को भी अपने पास ले लेंगे। हम इतने पावरफुल, अगर हम एकजुट हो सकते हैं तो हम दूसरों को भी लेके आ सकते हैं। तो एक बार जो नेशनलिज्म हो गया था, एक बार जो नेशन स्टेट बन गए थे, अब धीरे धीरे वो चाह रहे थे कि हम दूसरी कंट्रीज पे भी अपना जोर जमा सकें, ठीक है। तो इसी के बाद ये सारी कहानी थी हमारी किसकी, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर।